नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेशल्स की 50वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। दौरे के आखिरी दिन गणेश मंदिर में की पूजा, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत के लिए हुए रवाना। तो वहीं जयराम रमेश ने पीएम के कछुए को खाना खिलाने पर कसा तंज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, चंपत राय का बयान दर्ज। अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस। अयोध्या बार एसोसिएशन का भी अल्टीमेटम। बंगाल में ओबीसी कैटेगरी के तहत 113 वर्गों को नहीं मिलेगा आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ पिछड़ा वर्ग संशोधन बिल। तो वहीं यूसीसी विधेयक को लेकर सरकार बना सकती है उच्च स्तरीय समिति। अकाल तख्त का पंजाब सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम, बेअदबी कानून में संशोधन नहीं हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई। आज अकाल तख्त के सामने पेश हुए पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री और सिख विधायक। फिर जंग के मैदान में पाकिस्तान अफगानिस्तान, कराची ब्लास्ट से बौखलाई पाकिस्तानी आर्मी, अफगान बॉर्डर के पास 29 विद्रोही ढेर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही भारत और सेशल्स ने 19 बड़े समझौतों और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया है। दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने अरुल मिहू नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो वहीं पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान कछुए को खाना खिलाने की तस्वीरों पर देश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि खुद को विश्वगुरु कहने वाले लेकिन असलियत सामने आने पर बेनकाब हो चुके नेता के कल अल्डाब्रा जॉइंट कछुए को खोजने से बहुत पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 अगस्त 2008 को इस पर एक डाक टिकट जारी कर दिया था। सर, जबरदस्त सम्मान पीएम मोदी को सेशल्स में मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई बात अच्छी क्यों नहीं लगती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। आप देखिए, नया विवाद खड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को एक अवार्ड मिलता है, लोग कहते कि नहीं, सेशल्स को आपने पैसे दिए इसलिए उसने अवार्ड दे दिया। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? कांग्रेस की तरफ से ट्रेंड कराया जा रहा है अवार्ड जीवी। राहुल गांधी कहाँ हैं भाई? कांग्रेसियों को मालूम भी है, पोस्टर्स लग रहे हैं देश में। कहाँ गायब हो गया? इस गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रहा दिल्ली की गर्मी। कहाँ घूमने गए, कहाँ क्लब गए, किस बीच पे हैं, किस रिसोर्ट में रुके हैं, देश को मालूम नहीं है, कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं है। और आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहे हो, इस तरीके का लांछन कि भाई पैसे देकर के आप अवार्ड ले रहे हो। कितना मानसिकता दूषित हो चुका है इस कांग्रेसियों की। मैं सुन रहा था, वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, वो बर्नार्ड जॉर्ज, वो अपने इंटरव्यू में बताने में कैसे कैसे के लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लिए इतना काम किया है इसलिए उनको अवार्ड दिया गया है। He deserves much more than that। तो यहां लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये अवार्ड तो अभी हाल में ही बनाया गया, पहले तो कभी किसी को दिया नहीं गया। तब रियल कहानी सामने आई कि अभी जो राष्ट्रपति, अभी जो वहां की सरकार है, पिछले महीने कुछ कानून में बदलाव की। जो पिछला कानून था अवार्ड वगैरह देने का, उसमें इन लोगों ने ये कुछ शर्तें लगा दी और पुराने सारे लेजिस्लेशन को खत्म कर दिया और ये तय कर दिया कि भाई कोई भी नेशनल अवार्ड जो है बाहर के किसी डिग्निटरी को नहीं दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो उनके लिए फिर अवार्ड जो है वो बनाया गया। वहां का विपक्ष, वहां का पक्ष, दुनिया के 32 देशों में वहां का पक्ष और वहां का विपक्ष, सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी
की जय जयकार करते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई मनमोहन सिंह की तरह बैकडोर एंट्री नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पंचायत तक का चुनाव कभी नहीं जीता उसको प्रधानमंत्री आपने इसलिए बना दिया क्योंकि वो गांधी परिवार के सामने बिल्कुल दंडवत रहता था। तो ये जो आप प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती करने की आप कोशिश करते हो उससे आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। उनको ये अवार्ड जो मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भारत की जनता उनको चुनकर उस जगह पे बिठाती है। जी, अब बात राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच तेज हो गई है। बैंक कर्मचारियों से पूछताछ, छापेमारी, सीसीटीवी फुटेज और नए सबूतों के बीच कई अहम खुलासे सामने आए हैं। चंपत राय से भी पूछताछ की जा चुकी है। इस दौरान चंपत राय ने दावा किया कि उन्हें चढ़ावा चोरी की कोई जानकारी नहीं थी। अब अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों से भी पूछताछ होगी। पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। एसआईटी ने अभी तक तकरीबन 150 लोगों से पूछताछ की है। साथ ही अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। मामले में अब अयोध्या बार एसोसिएशन की एंट्री भी हो गई है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को 3 दिनों के भीतर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इसी के साथ फैसला ये हुआ है कि कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा। साथ ही मामले की सीबीआई जांच भी तेजी से की जा रही है। सर, जांच जिस गति से आगे बढ़ रही है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह का बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, और भी बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। ये जांच का प्रारूप समझ लीजिए, उसकी दिशा समझ लीजिए। ये न सिर्फ 4-5 इंडिविजुअल या 8-10 इंडिविजुअल को पकड़ने जा रहे हैं। ये किसी 4-5 लोगों का काम नहीं है। जिस तरह की लूट हुई है उसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए। तो वो सारे लोग इस जांच के परिधि में आ जाएंगे जिन्होंने किया, जिनके खिलाफ सबूत, जो फिजिकली इस काम को कर रहे थे और इस जांच के चक्कर में, इसके दलदल में वो लोग भी फंस जाएंगे जिनको इन सब चीजें पहले से मालूम थी और हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। और इसलिए चंपत राय को बुलाया गया, अनिल मिश्रा को बुलाया जाएगा, तमाम बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। और अभी तो सिर्फ पूछताछ हुई है एज ए विटनेस। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही है कि जैसे ये पूरा खुलासा 7 तारीख को हुआ, 5 तारीख को ही ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा अविनाश शुक्ला के घर छापेमारी करवाई गई पुलिस के साथ। एक्शन पहले से भी आपने लिया। गलती यह हो गई कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। सब कुछ अनौपचारिक तरीके से क्यों हो रहा था? चोरी हुई, कानून टूटा तो कानून के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो चंपत राय के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। बार एसोसिएशन कह रहा है कि भाई इन तीनों लोगों को पहले बाहर करो, अयोध्या में नजर नहीं आना चाहिए। टेक्निकली वो सही है, क्योंकि अगर वहाँ पे सब चीज़ें हुई है, आपने इस्तीफा भी दे दिया, तो फिर आपकी वहाँ ज़रूरत क्यों है? वाई यू आर देयर? आपको वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बार में राजनीति वगैरह होती है अपनी जगह पे, लेकिन जो डिमांड्स इन लोगों ने रखी है कि कोई भी वकील जो है इनके लिए नहीं लड़ेगा, वो बिल्कुल सही है। और ये जो तमाम आरोपी हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, जब तक जांच चल रही है, इनको तो मंदिर परिसर के अंदर बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में आज का दिन राजनीतिक और विधायी लिहाज से बेहद अहम रहा। विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2026 को बहुमत से पास कर दिया है। इसी के साथ पारित विधेयक के कारण 113 अतिरिक्त जातियों को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि 1993 ओबीसी आरक्षण के मूल कानून के तहत शामिल 66 जातियां पहले की तरह आरक्षण का लाभ लेती रहेंगी। इस फैसले को लेकर विधानसभा
में आज जोरदार बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के कारण से 113 अतिरिक्त जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, इसलिए अब लिस्ट से उन सभी जातियों को हटाया जाएगा। वहीं राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसी अटकलें थी कि यूसीसी विधेयक किसी सत्र में पेश किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने पहले एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है। ये समिति राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी परिस्थितियों का अध्ययन करेगी और सुझाव देगी कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी किस स्वरूप में लागू की जा सकती है। सर, क्या कुछ तैयारी है यूसीसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खबर में भी कह रहे हैं कि भाई अभी इसको टाल दिया गया। टाला नहीं गया जी। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। याद कीजिए उत्तराखंड में क्या हुआ था। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दिया, उस आधार पे लागू किया गया। तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। महाराष्ट्र में क्या है, वो फर्स्ट स्टेप ले लिया गया। उत्तर प्रदेश में क्या है, वो सारे स्टेप ले लिए गए। आप हर जगह इस तरह के जो कानून आते हैं तो एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जिसमें जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, इन सब के द्वारा आप एक तैयारी करते हैं और उसके बाद ही करते हैं। तो ये तो एक बेबी स्टेप लिया गया, लेकिन हथौड़ा चल गया। आज हथौड़ा भी नहीं कही, बुलडोजर चल गया। ममता बनर्जी छाती पीट पीट के आज रो रही होगी। कारण ये ओबीसी में 113 जातियों को जो बाहर किया गया, 110 के आसपास मुस्लिम जातियां हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए ममता बनर्जी ने एक अलग का रास्ता चुना था कि सबको ओबीसी बना दो। सारी जातियां, पहली बार जब इन लोगों ने जोड़ा तो उसमें 76 जातियां, और 76 में मालूम चला 73 जो है वो कौन, मुसलमान। हिंदू जातियां नहीं जुड़ रही, ये मुसलमानों को आपने जोड़ करके रिजर्वेशन देने का फायदा पहुंचाया। इस सरकार ने कहा कि इनफ हो गया, बहुत मुस्लिम अपीजमेंट की कहानी। अब ये तो ये टेक्निकली ये आपको लग रहा होगा, सुनने में भी लग रहा होगा कि ओबीसी की लिस्ट से 113 जातियां जो है उसको बाहर किया गया है। इनफैक्ट ये सारी की सारी ऑलमोस्ट 98% जातियां जो है वो मुसलमानों की जातियां हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों से छीना गया है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात भगवत मान की बढ़ती मुसीबतों की। पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों की आज श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी हुई। इस दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के नए बेअदबी कानून जागत जोत श्री गुरु पंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को लेकर सुनवाई हुई। अकाल तख्त साहिब ने 1 महीने में संशोधन करने का आदेश दिया। अकाल तख्त जथेदार कुलदीप सिंह गढ़गंज ने कानून पर 6 ऐतराज जताए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। अकाल तख्त ने इस कानून को गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और संगत की भावनाओं के खिलाफ बताया। इस दौरान विधायकों ने भी माना कि कानून को बिना पढ़े सहमति दी। इस दौरान भगवत मान को नहीं बुलाया गया था। केवल पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय सिख विधायकों अकाल तख्त पहुंचे। वहीं गैर सिख विधायकों को लिखित में अपनी राय देने के लिए भी कहा गया। सर, कैसे भगवत मान की मुसीबत बढ़ रही है? आज तो बुलाया नहीं गया था, लेकिन जो सख्त कानून बनाने की बात की जा रही है, कैसे फंसते नजर? देखिए, वहां एक सेक्युलरिस्ट कानून जो है, बेअदबी के ऊपर एक कानून बन रहा है। कुछ शब्दावली को लेकर के अकाल तख्त साहब को जो है वो दिक्कत है, उसमें चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। कल हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्य वो तमाम सांसदों को बुलाएं और ये कहें ऐसा कानून बनना चाहिए। इज इट राइट? इज इट राइट? ये आज नहीं होना था। एक गलत परंपरा डेमोक्रेसी के खिलाफ कि एक टेम्पोरल बॉडी, एक धार्मिक संस्था, बहुत आदर है, बहुत सत्कार है, उन्होंने किसी पार्टी लीडर को बुलाया होता इंडिविजुअल लेवल पे तो बात समझ में आती है। जैसे भगवंत मान को बुलाया और भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है पहले भी,
झाड़ू भी लगवाया गया है, पनिश भी किया गया है। वो क्या है, एज इंडिविजुअल आपने विधायिका को समन कर दिया कि सारे लॉ मेकर्स जो आओ और सुनो, तुमको 1 महीने की मोहलत दी जा रही है। तो कल एग्जीक्यूटिव को भी आप बुला लोगे, तमाम सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे लोगों को, भाई तुमको भी 1 महीने का। और अगर इसे रोका नहीं गया तो कल जुडिशरी को भी बुला लिया जाएगा। ये उचित नहीं है देश के लिए। भगवंत मान हो, केजरीवाल हो, इनसे लाख आपकी पॉलिटिकल जो है लड़ाई हो सकती है, लेकिन संविधान को इस तरीके से उसके मूल प्रारूप को somebody should go to the सुप्रीम कोर्ट और इस तरह के प्रथाओं के ऊपर बिल्कुल फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता है। अदरवाइज कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां मुस्लिम संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे केरल है तो जैसे कश्मीर है, वहां बुला ले और ये कहे कि नहीं भाई ऐसा कानून तुम पास करो। क्या ये बर्दाश्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कानून के हिसाब से भाई दिक्कत है, कानून में कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है, लेकिन उस गड़बड़ी को खत्म करने का तरीका है। आप पार्टी अध्यक्ष को बुलाते हैं, बोलते कि भाई देखो इसमें हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये अपमानित महसूस किया जा रहा है, आप इसको चेंज करें। और अगर वो चेंज नहीं करते हैं, देयर इज अ लीगल वे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इससे जो है हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जो कानून में हो रहा है उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया होता, मामला खत्म हो गया होता। तो ये जो आज हुआ है वो तमाम चीफ जस्टिस से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबका एंटीना जो है वो हाई अलर्ट पे चला जाना चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा पर बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन और हवाई हमले करने का दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी आर्मी ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर देश विरोधी गुटों के ठिकानों और सुरक्षित पनाहगाहों पर हमले किए, जिसमें 29 लड़ाके मारे गए। दरअसल कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर के पास हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई और पाकिस्तान ने इन हमलों को लेकर उसने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर भारत सरकार का सख्त बयान भी सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इन्हें आधारहीन बताया है। साथ ही पाकिस्तान को सख्त मैसेज भी दिया। उनका कहना है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। सर, इतना क्यों बौखला रहा है पाकिस्तान की भारत पर आरोप मढ़ रहा है? देखिए, फैक्चुअल बात यह है कि वहां ऑलरेडी बॉर्डर पे वॉर शुरू हो गया है। जी। कराची में हादसा हुआ, आर्मी वाले को निशाना बनाया गया, आप अंदर जाकर के मार रहे हो, वो लोग फिर जवाब देंगे, यही तो हो रहा था। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर? यू आर फाइटिंग विद अफगानिस्तान, यू आर फाइटिंग विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, पीओके के प्रधानमंत्री ने क्या कहा ख्वाजा आसिफ को लेकर के और वहां की सारी चीजों को लेकर के, तो आपसे आपका देश नहीं चल रहा। वहां महंगाई अभी भी है, वहां अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, वहां लोग जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं, पीओके जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में धमाके हो रहे हैं और बलूचिस्तान और कराची, वो वहां पे सरकार के नाम की व्यवस्था वहां नगण्य है, शून्य है। सरकार जो है कुछ शहरों में बस सीमित होकर के रह गया है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? जब आपके हाथ से सब कुछ चली जा रही है, कुछ नहीं बच रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इंडिया को गालियां दोगे, है इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। अरे भाई, जिसने किया वो जिम्मेदारी भी ले रहा है। तो बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। एक तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई, कहाँ वो इस्लामाबाद और ये और वो पीस मेकर, चारों तरफ से गालियां पड़ रही है। और ये जो बेइज्जती हुई है उसकी वजह से लोग जो अभी तक थोड़ा चुप थे कि भाई ईरान को लेकर के कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है, तो लोग जो है थोड़ा सा रुक जाते हैं। लेकिन अब जो आग पाकिस्तान में लगी है ये बुझने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।